तो दोस्तों आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग आ गया दोस्तों आपका चैप्टर जो है लाभ हानि एवं बट्टा, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। दोस्तों ये चैप्टर दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का दोस्तों यह वीडियो एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरा देखिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लास्ट में बस एक लाइक दोस्तों कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और दोस्तों मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे बताया हुआ था क्यों अभी तक वीडियो 2 से 3 दिनों से नहीं आ रहे थे। तो यदि आपने भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर आप व्हाट्सएप ग्रुप को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। दोस्तों चलिए जो न्यू चैप्टर है मैथ में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले जो बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्रय मूल्य की बात करेंगे, कॉस्ट प्राइस जिसे हम लोग परचेज प्राइस भी बोलते हैं। तो आपका कॉस्ट प्राइस क्या होता है तो आपको पता होगा, जैसे कि दोस्तों आपने कोई भी चीज़ खरीदी तो आपने जो चीज़ खरीदी उसका जो मूल्य होता है दोस्तों वही आपका कॉस्ट प्राइस होता है। जैसे कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उस मूल्य को उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इसको दोस्तों हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक में जब यूज करते हैं इसको हम लोग सीपी लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग सीपी लिखेंगे। अब दोस्तों कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया। अब मान लीजिए दोस्तों आपने कोई भी चीज़ 5 रुपये की खरीदी है, अब उसको आप उस चीज़ को बेचना चाहते हैं। आप ज़्यादा की बेच सकते हैं, कम की भी बेच सकते हैं। मान लीजिए आपने उस चीज़ को खरीदा और उसको बेच दिया, तो आप जिस रेट पर दोस्तों बेचेंगे वह आपका क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस कहलाता है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। तो आप जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है तो उस वस्तु को हम लोग वस्तु का विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें दोस्तों आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक नया टर्म निकल के आता है, लाभ और हानि। तो ये दोनों क्या हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपने कोई भी चीज़ 5 रुपए की खरीदी, अब उसको आपने 6 रुपए में बेचा, तो आप अब बताइए कि आपको लाभ हुआ या हानि हुई। आपने 5 की खरीदी, 6 रुपए की बेच दी, तो आपको 1 रुपये वहाँ से अर्न हुआ ना, तो आपको 1 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। और यदि वही चीज़ दोस्तों आप 3 रुपये में बेचते तो आपको क्या होता, 2 रुपये की हानि होती। तो यहाँ से एक चीज़ ये पता चली दोस्तों, यदि आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होने का मतलब है कि दोस्तों जो चीज़ आपने खरीदी होगी, जो चीज़ आपने जैसे खरीदी, सीपी होता है आपका खरीदना, एसपी होता है बेचना। तो एसपी आपका ज़्यादा होगा और सीपी आपका कम होगा। और जब हम एसपी में सीपी घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब कि हमने जिस मूल्य पर बेची है और जिस मूल्य पर खरीदी है दोनों का अंतर क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। और दोस्तों यदि हम लोग अब लॉस निकालेंगे, लॉस में क्या होगा कि हमने जो चीज़ खरीदी हुई है उसका मूल्य ज़्यादा होगा और हमने उसको कम दाम पर बेचा हुआ है, तो सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस माइनस आपका सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो वही दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि लाभ क्या होता है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तो अधिक की रकम को हम लोग लाभ बोलते हैं, जितना अधिक होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है आपका विक्रय मूल्य, मतलब कि एसपी, और क्रय मूल्य माइनस सीपी हो गया। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए हानि में क्या होगा, लॉस बराबर क्या होता है आपका सीपी माइनस एसपी। क्रय मूल्य आपका सीपी हो गया, विक्रय मूल्य आपका एसपी हो गया, तो सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। अब दोस्तों आगे यहाँ पर इसी लाभ हानि से दोस्तों दूसरी चीज़ निकल के आती है कि प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि क्या होती है। अब दोस्तों देखिए प्रतिशत लाभ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है 100 रुपये पर जितने लाभ अथवा हानि होती है। जैसे कि आपसे कभी कभी बोला जाता है कि यार हमको 10% का लॉस हो गया, हमको 10% का यहाँ से प्रॉफिट हो गया, तो ये चीज़ बोली जाती है। तो इसी दोस्तों हम लोग प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट बोलते हैं और इसी को लॉस बोलते हैं। 100 इसका ओवरऑल परसेंट कितना होता है, 100। तो 100 में हम लोग बोलते हैं कि हमको 100% में 10% का लॉस हुआ, 10% की हानि हुई, 10% का लाभ हुआ, तो यही दोस्तों हम लोग 100% में लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रतिशत लाभ का फार्मूला कैसे ज्ञात करना है, फार्मूला याद कैसे करना है, ये भी आपको याद रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, परसेंट लाभ का ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसको इस तरह याद रखना है, एसपी माइनस सीपी। अब आपको पता है कि जब आप कोई भी चीज़ लाएंगे, खरीदेंगे, जब तक आपको क्रय मूल्य नहीं पता होगा तब तक आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि हमको उसमें लाभ हुआ या हानि हुई। मान लीजिए हमने आपसे बोला कि आपने कोई भी चीज़ 5 रुपए की बेच दी है,
तो क्या आप वहाँ से उसको पता लगा सकते हैं कि आपका लाभ कितना हुआ? नहीं पता लगा सकते, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि आपने 5 रुपये में बेची है और हमने कुछ नहीं बताया। यदि हम आपसे ये बोल दें कि आपने उस वस्तु को 5 रुपये में ख़रीदा है, तो 5 रुपये में ख़रीदा है, तो वहाँ से दोस्तों आपको क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो वहाँ से आप फिर आपको विक्रय मूल्य दे दिया जाएगा, वहाँ से आप अपना लाभ ज्ञात कर सकते हो। तो वही दोस्तों, तो अपॉन हम लोग CP रखते हैं, CP के रिस्पेक्ट में निकालते हैं और इंटू 100 क्यों करते हैं? क्योंकि हमको यहाँ पर परसेंटेज निकालना है। तो ये आपका प्रॉफिट का हो गया, परसेंट प्रॉफिट का। जब हम लोग लॉस का ज्ञात करेंगे तो कुछ नहीं करना, आपको CP माइनस SP कर देना है और आपका फार्मूला पूरा का पूरा आपका सेम रहेगा। अभी आपको आगे इस फार्मूले में और दोस्तों आपको यहाँ पर चेंजमेंट मिलेंगे, जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ पर आपको और भी अच्छे से बताया जाएगा। तो ये दोस्तों अभी आपको इतना सिर्फ याद रखना है, वीडियो पूरा देखते रहिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप बाद में भूल जाएंगे वीडियो देखते देखते, तो अभी लाइक कर दीजिए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, जो आपका उप रिव्यू क्या होता है, जो ऊपर रिव्यू होता है वह क्या होता है? उपरिव्यय। तो यहाँ पर जो ओवरहेड होता है वह क्या होता है? उपरिव्यय। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को खरीदने में दिया गया टैक्स तथा लाने में किया गया खर्च आदि को उपरिव्यय कहते हैं, जब तक प्रश्न में अन्यथा न कहा जाए। उपरिव्यय को वस्तु के क्रय मूल्य में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर बोला गया है, जब तक प्रश्न में अन्यथा न कहा जाए उपरिव्यय को वस्तु के क्रय मूल्य में सम्मिलित कर लिया जाता है। मतलब कि जब आपका उपरिव्यय होगा तो दोस्तों जब आपसे अलग दिया जाएगा तो वो तो दिया जाएगा, यदि आपको अलग नहीं दिया गया तो वो आपका क्रय मूल्य के रूप में ही दिया होगा कि आपका क्रय मूल्य इतना है, तो वो उसी में सम्मिलित होता है। कहने का मतलब ये है। तो उपरिव्यय आप मान लीजिए कि आपका टैक्स होता है, जैसे बिक्री का लग जाता है, कहीं वैट लग जाता है, जो आपका वैल्यू एडेड टैक्स होता है। तो ये सब दोस्तों अभी आपको आगे बताया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आता है बट्टा क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बट्टा, जिसको हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे कि आप लोग जाते हैं दुकानों पे, आपको कोई भी चीज़ 50 रुपये की मिल रही है, तो आप लोग बोलते हैं भैया थोड़ा सा कम कर लीजिए, तो आपको 45 की दे दी। तो वहाँ पर कितना आपको डिस्काउंट मिला? तो ये अब दोस्तों आप बट्टे में पढ़ेंगे। तो बट्टा दोस्तों यहाँ पर बोला गया है, बट्टा लाभ या हानि एक ऐसा विषय है जिसमें वस्तुओं के अंकित मूल्य पर ग्राहकों को कुछ छूट प्रदान की जाती है। अंकित मूल्य आपका क्या होता है? अब यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए। अंकित मूल्य दोस्तों आपका वह होता है मार्क प्राइस, MPF आप बोल लीजिए MRP। जो आपका MRP होता है उसी पर तो आपको छूट दी जाती है। मान लीजिए आप कोई भी चीज़ खरीदने गए, उसमें MRP 20 रुपये पड़ी है। अब आप दुकानदार से बोलते हैं थोड़ा सा कम कर दीजिए, तो वहाँ पर आपको MRP में कट करके कितना दे दिया? 18 दे दिया आपको, 18 रुपये का। तो वहाँ पर आपको 2 रुपये दोस्तों कम कर दिए। तो इसी का हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो हमको कितने % छूट मिली, तो इसी को हम लोग बट्टा बोलते हैं, इसी को डिस्काउंट या छूट बोलते हैं। तो अब दोस्तों ये आपको बट्टा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सोचते हैं टाइप ऑफ डिस्काउंट। इन प्रकारों के बारे में दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, बस दोस्तों आपको इस वीडियो में जानना होगा। इनको आपको और भी अच्छे तरीके से मैं बता दूंगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला होता है नगद बट्टा, दूसरा होता है व्यापारिक बट्टा, तीसरा होता है खुदरा बट्टा और चौथा होता है क्रमिक बट्टा। तो क्या होते हैं ये, चलिए इनको भी दोस्तों हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए नगद बट्टे में आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि कोई दुकानदार किसी ग्राहक को यह कहता है कि यदि वह वस्तु की कीमत का तत्काल भुगतान करेगा तो उसे X% की छूट दी जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप देखते होंगे, दुकान पर जाते होंगे तो आपसे दुकानदार बोलता है कि यदि आप हमको अभी का अभी इतना रुपए दे दे तो आपको मैं 10% का छूट दे दूंगा, फिर आपको 10 रुपये की छूट दे दूंगा। तो उसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं यहाँ पर नगद बट्टा बोलते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर है, जो दुकानदार को अनुकूल होती है और यह दी गई छूट नगद बट्टा कहलाती है। जैसे दोस्तों आप देखते होंगे, मान लीजिए कोई भी वस्तु है उसमें MRP नहीं पड़ा हुआ है, मान लीजिए। अब दोस्तों आपसे बोल दिया गया कि वह आपको 50 रुपये की पड़ी। जैसे आप कपड़े लेने जाते हैं, सपोज जैसे दोस्तों आप लोग अपने कपड़े लेने जाते हैं, आपसे दोस्तों दुकानदार बोल देता है कि आपको 400 रुपये के पड़ेंगे। तो वहाँ पर दोस्तों आप कम करने की कोशिश करते हैं, कभी कभी 200 भी मिल जाते हैं। तो दुकानदार जितने में दोस्तों सहमत हो सकता है उतने में आपको दे देता है, तो वो आपका नगद बट्टा कहलाता है। तो वो आपको बढ़ा के दिया ही जाता है, जिससे आप लोग दोस्तों कम तो करेंगे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापारिक बट्टा दोस्तों क्या है, यहाँ पर वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से कभी कभी निर्माता या व्यापारी ग्राहकों को विशेष छूट देता है। जैसे दोस्तों आप
ऑनलाइन पे देखते होंगे फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर जो मोबाइल की सेल होती है या फिर कोई भी चीज़ की सेल, आप कपड़ों की भी ले लीजिए तो देखते होंगे वहाँ पर आपका मान लीजिए मोबाइल है 15,000 का, आपका मोबाइल है 15,000 का, कभी कभी उसको 13,000 में दे दिया जाता है और लिख दिया जाता है इतने % ये ऑफ चल रहा है तो जल्दी से इसको खरीदिए, बहुत ही बेस्ट ऑफर चल रहा। तो इस तरह दोस्तों तो ये इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए जो यहाँ पर आपको छूट दी जाती है उसको हम लोग व्यापारिक बट्टा बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आगे खुदरा बट्टा। खुदरा बट्टा क्या होता है, किसी कारणवश माल खराब हो जाने, पुराने पड़ जाने इत्यादि के कारण व्यापारी दुकानदार उस माल पर कुछ अतिरिक्त छूट प्रदान करता है, खुदरा बट्टा कहलाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप मान लीजिए कोई भी चीज़ है थोड़ी सी पुरानी होगी, कपड़े ही ले लीजिए थोड़े से पुराने हो गए, अब वो नहीं बिक रहा, आपके पास कोई कस्टमर आया, आपने बोला चलो मैं आपको इतने में दे दूंगा, आप कम कर लूँगा, आप खरीद लीजिए, तो वो दोस्तों आपका हो जाता है खुदरा बट्टा हो जाता है। फिर यहाँ पर क्रमिक बट्टा क्या होता है, बिक्री बढ़ाने के लिए निर्माता या दुकानदार कभी कभी सूची मूल्य पर क्रमिक रूप से 2 या 2 से अधिक बट्टे देता है, इसे ही हम लोग क्रमिक बट्टा या बट्टा श्रेणी कहा जाता है। इसमें पहला बट्टा सूची मूल्य पर तथा अन्य बट्टा शेष राशि पर लगाया जाता है। जैसे दोस्तों आपको मान लीजिए पहले हमने छूट दे दी कि आप उसको, पहले हमने आपसे बोला 50 रुपये की कोई चीज़ है, पहले हमने आपसे बोला कि चलो इसको 10% मैंने कम कर दिया, फिर मैंने बोला 10% और चलो कम कर दिया, तो ये हो गया आपका क्रमिक बट्टा हो जाता है। क्रम दोस्तों हमने 2 से 3 बार कम कर दिया तो ये आपका क्या हो गया, क्रमिक बट्टा हो गया। तो ये दोस्तों इस चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट था मैंने बहुत ही अच्छे से इसको समझाया हुआ है, आपको समझ भी बहुत अच्छे से आया होगा। अब चलिए दोस्तों इसके कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि ये जो ट्रिक्स दी हुई हैं इनको आप क्यों नहीं बता रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं, इनको आप बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। आप ये बताइए दोस्तों, आपके जो ये चैप्टर हैं कम से कम इस तरह के आपके 6 से 7 चैप्टर हैं, क्या आप दोस्तों एक चैप्टर से मान लीजिए आपकी कम से कम 20 से 30 ट्रिक निकलेंगी, क्या आप दोस्तों 90 ट्रिक याद कर पाएंगे? असंभव दोस्तों, आप एग्जाम में जाएंगे भूल जाएंगे। तो आपको ट्रिक ना बता के दोस्तों मेथड वाला ट्रिक बताएंगे, आप देखिएगा आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, आप बस देखते जाइए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभ्यास प्रश्नमाला की ओर चलते हैं और यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए पॉलिटेक्निक 2011 में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन में बोला गया है राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित, अब देखिए यहाँ पर आपका बोला गया कि बिक्री कर आपका यहाँ पर सम्मिलित है 3300 रुपये में खरीदी। खरीदी मतलब कि यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, SP हो गया। उसके बाद इसमें बिक्री कर सम्मिलित है। आगे यदि बिक्री कर की दर आपकी 10% दी हो तो साइकिल का वास्तविक मूल्य, मतलब कि जो साइकिल का आपका प्रिंट प्राइस बोल लीजिए या फिर आप बोल लीजिए जो आपका MRP है वो कितना है यहाँ पर, तो वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको ये क्लियर कर लेनी चाहिए, जो आपका क्रय मूल्य होता है या फिर जो आपका सूची मूल्य होता है या फिर दोस्तों जो आपका वास्तविक मूल्य होता है या फिर जो आपका अंकित मूल्य होता है। अब दोस्तों देखिए जो इनमें लाभ हानि होती है वह इन्हीं की रिस्पेक्ट में होती है, मतलब कि जो आपकी लाभ हानि होगी इन्हीं में होती है और आपका वो तो कम ज़्यादा होता रहता है इन्हीं में। दोस्तों आपको इसी जो रेट होता है, मान लीजिए आपका रेट MRP दिया हुआ है तो MRP में ही तो आपका कम किया जाता है, 10% कम किया गया, 10% बढ़ा गया, तो जो वृद्धि होती है या फिर कमी होती है किस में होती है, MRP में होती है, क्रय मूल्य में होती है। तो हमेशा दोस्तों आपको याद रखना है जब भी हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, MRP में ही करेंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करना है, आपको यहाँ पर 3300 दिया हुआ है, ये आपको दर 10% दी हुई, तो वास्तविक मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर ST लिखा हुआ है, SP ना लिख के ST लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने बोला है सेलिंग टैक्स, मतलब कि आपका बिक्री कर सहित आपका जो मूल्य है, सेलिंग टैक्स P लिख देना चाहिए हमको कि सेलिंग टैक्स प्राइस, मतलब कि बिक्री कर सहित जो आपका मूल्य कितना दिया हुआ है, 3300 रुपये दिया हुआ है। इसको आप SP भी लिख सकते हैं, आप SP भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। उसके बाद परसेंटेज टैक्स आपका दिया हुआ है, जो बिक्री कर की दर दी हुई है कितनी दी हुई है, 10%। तो यहाँ से आपको देखिए वास्तविक मूल्य बोल लीजिए या फिर अंकित मूल्य बोल लीजिए या फिर आप क्रय मूल्य बोल लीजिए, तो ये आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए अब यहाँ से देखिए जब आपको पता है जब टैक्स लग रहा है, किसी भी चीज़ में टैक्स लगेगा तो उस वस्तु का जो मूल्य होता है क्या होता है, बढ़ता है। मान लीजिए हमने बोला कि आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं 5 रुपये की, हमको इसमें टैक्स चाहिए कुछ, तो आप मान लीजिए 2 रुपये का हमने टैक्स लगा दिया तो कितने की हो जाएगी, 7 रुपये की हो जाएगी। तो 7 रुपये की दोस्तों हुई, तो यही दोस्तों यहाँ पर ये बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब कि ये क्रय मूल्य में क्या होता है, ऐड होता है।
अब आपको पता है क्रय मूल्य में दोस्तों जब एडिंग होती है तो आपको पता है किस में होती है, जब लाभ वाला लगता है। लाभ मतलब जब आपका प्लस वाला फॉर्मूला लगता है। तो चलिए वही आपको देखिए यहाँ पर बताया जाएगा। तो ST मतलब आप SP समझ लीजिए। यहाँ पर SP बराबर आपको बताया था CP इंटू, अब यहाँ पर 100 + T। अब इसको आप डायरेक्ट बताऊँगा। देखिए यदि आपकी दोस्तों हानि होती है कहीं पर भी, अब आपको इतना याद रखना है, कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको इतना फार्मूला याद रखना है। जो आपका विक्रय मूल्य SP है वह आपका क्रय मूल्य CP के इंटू, आप देखिए यदि आपकी हानि हो रही है, मान लीजिए आपकी हानि 10% हो रही है तो 100 में आपको 10 घटा देना है, 90 बचेगा। आपको यहाँ पर 90/100 लिख देना है। उसके बाद दोस्तों यदि आपका यहाँ पर लाभ हो रहा है 10% तो कुछ नहीं करना, आपको 110 कर देना है। जितना लाभ होता है आपको 100 में जोड़ देना है। लाभ हो रहा तो 100 में जोड़ देना है, हानि हो रही तो 100 में घटा देना है। और आपको यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं करना है, SP लिखना है, CP लिखना है, मल्टीपल में आपको सिर्फ इतना लिख देना है। यदि आपकी हानि हो रही है तो 90 कर देना है, 95 कर देना है, 85 कर देना है, जितनी हानि हो। और यदि आपका लाभ हो रहा है तो उसी हिसाब से जोड़ के लिख देना है। और आपको यहाँ पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तो आपका होता है 100 में ही जुड़ता है जाके। आप देखिए तो यहाँ पर 10% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमने क्या किया, पहले जो आपका SP या फिर ST दिया हुआ उसको 3300 लिख लिया। CP यहाँ से हमको ज्ञात करना है और 100 में हमने कितना जोड़ लिया, 10 जोड़ लिया, क्योंकि 10% आपका दर कर बढ़ रहा है। जो आपका कर लग रहा है 10% लग रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। CP ज्ञात करना दोस्तों, क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे CP बराबर, तो ये आपका 100 का मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, 110 आपका डिवाइड में चला जाएगा। तो जब आप CP में दोस्तों आप इसका डिवाइड देंगे 3300 में 110 का, तो आपका आएगा 3000 रुपये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो आपका कॉस्ट प्राइस है वह कितना है, 3000 रुपये। और आपका जो बिक्री कर सहित मूल्य या फिर कह लीजिए SP है वह आपका कितना है, 3300 रुपये। तो यहाँ से दोस्तों आपका कर कितना निकल के आया, 300 रुपये आपका कर लगाया जा रहा है। आप कोई भी वस्तु 3000 की खरीद रहे हैं तो उसमें 300 रुपये जब कर लगाया जा रहा है तब वह आपके पास दोस्तों 3300 रुपये में आ रही है। तो ये दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब था। चलिए तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों, उनको भी कराऊंगा, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, डेविड एक रेडियो 882 रुपये में खरीद के लाता है, उसके बाद जिसमें बिक्री कर सम्मिलित है। अब देखिए बिक्री कर सम्मिलित है दोस्तों, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ खरीद के लाए हो उसमें बिक्री कर सम्मिलित है। उसके बाद यदि रेडियो का क्रय मूल्य 840 रुपये है, मूल्य कितना दोस्तों उसका 840 रुपये। अब इसमें हमने कुछ बिक्री कर लगा दिया हुआ है, तब दोस्तों उसका मूल्य कितना हुआ जा रहा है, 882 रुपये। तो यहाँ पर आपको बिक्री कर की दर ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका बिक्री कर सहित मूल्य या फिर जो आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 882 रुपये। उसके बाद यहाँ पर आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है, जो आपका रियल मूल्य है, जो आपका प्रिंटेड मूल्य कर लीजिए कि जो आपका प्रिंटेड मूल्य है वह कितना है, 840 रुपये। इसमें आपको इतने में मिलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसमें टैक्स लगा दिया गया तो आपको मिल रहा है 882 रुपये का। तो आपको जो निकालना है किस में निकालना होगा, 840 के रिस्पेक्ट में ही तो निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या किया, परसेंटेज टैक्स निकालना है। तो मैंने आपको बताया था जो परसेंटेज प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है, सेम फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। क्या होता है दोस्तों, SP आपका बड़ा होता है उसमें, और इसमें भी SP बड़ा होगा, फिर -CP इंटू 100/CP। अब देखिए CP इस यहाँ क्यों रखा गया। अब यदि हम आपसे बोलें कि 882 रुपये बिक्री कर सहित मूल्य है, तो आप दोस्तों इसमें कैसे ज्ञात कर लेंगे कि इसका बिक्री कर कितना, जब तक हम आपको इसका क्रय मूल्य नहीं देंगे। तो जब तक आपको क्रय मूल्य नहीं पता होगा तब तक आप बिक्री कर की दर नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 840 रुपये, और SP - CP करेंगे, 882 में 840 घटाएंगे, कितना आएगा दोस्तों यहाँ पर 42/840 आ जाएगा। इसको कट पिट करेंगे दोस्तों, आपका 5% आ जाएगा। तो ये दोस्तों जो आपका 5% आया, ये आपका टैक्स आया है। परसेंटेज टैक्स जो आपका बिक्री कर की दर आई है, कितनी आई है, 5%। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि जो 840 रुपये क्रय मूल्य था उसमें हमने 5% दोस्तों हम लोग को लगा के वस्तु मिल रही है 882 रुपये में। तो ये दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब था। तो ये था दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए ये आपका क्रमवार कटौतिया वाला आ गया, जो मैंने अभी आपको बताया हुआ था। तो इसकी ट्रिक है, इसको याद कर लेना, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 10% तथा 20% की क्रमवार कटौतियाँ हैं, किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होंगी। मतलब कि इनका जो आपका नेट कटौती है वो ज्ञात करनी है। नेट कटौती
दोनों का ओवरऑल कटौती यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है जो मैंने नीचे सॉल्विंग में लिखा हुआ है, तो आपको याद कर लेना है उस फार्मूले को। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको क्रमवार कटौतियाँ दी हुई, मतलब कि एक बार दोस्तों आपकी कटौती हुई 10% की, बाद में हो गई 20%। अब कटौती दोस्तों हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो कटौती हो रही है उसका मतलब ये है कि आपकी जो प्राइस था, जो आपका प्राइस दिया हुआ था उसमें थोड़ा कमी हो रही है ना, आपको उसमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो मतलब कि इसमें आपको माइनस लगा देना होता है, कटौती हो रही है। तो x का मान कितना मान लीजिए, माइनस का 10%, y को मान लिया माइनस का 20%, क्योंकि ये क्रमवार कटौतियाँ हो रही हैं। आगे नेट कटौती के लिए ये फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। अब देखिए x का मान रखेंगे -10, y का मान -20। अब देखिए x का -10 और y का -20, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा आपका 200। तो ये आपका 200 आया, 0 से डबल 0 कट जाएंगे। अब इधर आएगा दोस्तों 30, इधर बचेगा 2, तो -30 + 2 माइनस का 28%। माइनस का 28%, माइनस का मतलब ये हुआ कि इधर भी आपकी क्या हो रही है, कटौती हो रही है, तो माइनस हटा देंगे, इसका मतलब हुआ कटौती। तो आपकी कटौती कितनी होगी, 28% की कटौती, जो टोटल ओवरऑल कटौती होगी। तो यही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का, जो आपकी ओवरऑल कटौती होगी कितनी होगी, यहाँ पर आपकी 28% ओवरऑल कटौती होगी। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन फिर आपका ऊपर वाले की तरीके ही दिया हुआ क्वेश्चन है। किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है, जो वहाँ पर अंकित मूल्य है, मतलब कि जो आपका वहाँ पर बोल लीजिए जो आपका MRP है कितना है, 40,000 रुपये है, फिर खरीदने के लिए इतने रुपए देने पर हैं, 44,800 रुपये। तो मोटरसाइकिल पर बिक्री कर की दर, अब देखिए मान लीजिए दोस्तों आप कोई भी बाइक खरीदने गए, आपने देख लिया कि जो उसका शोरूम प्राइस है वो है आपका 40,000 रुपये, जो आपका वहाँ पर ऑफिशियल है। अब उसमें आपकी कुछ मेंटेनेंस मान लीजिए, फिर आपकी जो दर बिक्री कर वहाँ पर कुछ आपका टैक्स लगा दिया गया, आपका टैक्स लगा दिया, कितना हो गया, 44,800 रुपये। तो आप ये बताइए कि आपसे हम बोलें कि आपको कितना टैक्स पड़ा, तो आप क्या करेंगे, इसी में तो दोस्तों निकालेंगे कि 40,000 रुपये की हमको वस्तु मिल रही थी। अब इसमें क्या किया गया कि 10% टैक्स लगा दिया गया, तो इसका आप 10% निकालते हैं पहले कि 10% इसमें टैक्स लगाया गया, ये 0 0 कट गया, 4,000 रुपये इसमें टैक्स लगा दिया गया। फिर क्या करते हैं, 40,000 में आप 4,000 जोड़ देंगे, 44,000 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ओवरऑल 10% जब इसमें हमको यहाँ पर टैक्स लगाया गया तो हमको 44,000 रुपये की पड़ रही है। तो वही दोस्तों इसमें इसी तरह करना होता है कि जो आपका टैक्स लगता है किस में लगता है, अंकित मूल्य में, क्रय मूल्य में, सूची मूल्य में लगता है। तो अब देखिए आगे इसका सलूशन देखते हैं हम लोग यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जो आपका मार्क प्राइस यहाँ पर प्रिंटेड मूल्य यहाँ पर दिया हुआ कितना है, 40,000 रुपये था, और सेलिंग प्राइस मतलब कि जो आपको जिस दाम पर आपको मिला है कितना है, 44,800 रुपये है। तो यहाँ पर परसेंटेज टैक्स निकालना है। तो आपको मैंने बताया हुआ परसेंटेज टैक्स के लिए फार्मूला होता है, जो आपका SP होता है उसमें बड़ा ही होता है, तो इसमें भी बड़ा है। जो आपका CPF MRPF जो आपका अंकित मूल्य है वह छोटा होता है, 40,000 आपका छोटा है, क्योंकि आपको टैक्स देना पड़ रहा है। 40,000 रुपये की वस्तु थी, आपको कितनी मिल रही है, 48,000 की मिल रही है, 44,800 की मिल रही है। तो वही दोस्तों यहाँ पर 44,800 में 40,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4800। अब देखिए 4,000 के रिस्पेक्ट में मैंने बोला कि जो भी आप निकालेंगे कितने के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, 40,000 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ से क्या किया कि ये दोस्तों देखिए 2 0 ये कटे और ये कट गया, मतलब कि आपको कट कर लेना है। तो यहाँ से जब आप कट करेंगे तो बचेगा दोस्तों आपका 48/4 बचेगा, तो आपको 12 से भाग देना है, कितना बचेगा आपका 12%। तो जो दोस्तों ये आपका 12% आया, यही आपका परसेंटेज टैक्स आया। तो आपको कितना टैक्स पड़ रहा है, 12%। तो जब आपकी दोस्तों बाइक 40,000 की थी तो उसमें यदि आप 12% टैक्स देंगे तो आपका दोस्तों कितना, 12 चौक 48 आ जाएगा। तो इतने रुपए दोस्तों आपको और इसमें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो 40,000 में इतने जोड़ेंगे, कितना जाएगा, 44,800 रुपये। तो अब आपको समझ में आया होगा कि शोरूम प्राइस ये था, उसमें कुछ बिक्री कर लगा दिया गया, तब इतना प्राइस हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो आप कमेंट करके बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों। बोला जा रहा है यदि व्यापार कर की दर 5% घटती है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 250 रुपये कम हो जाता है। हम आपसे बोलें दोस्तों कि यदि आप 4
मैच सभी लोग खेलते होंगे, मुझे उम्मीद है। आपसे बोलें कि 4 बॉल में आप 6 रन बना रहे हैं, तो आप 10 बॉल में कितने रन बनाएंगे? उसी एवरेज से आपसे बोलें 4 बॉल में आप 6 रन बना रहे हैं, तो 10 बॉल में आप कितने रन बनाएंगे? तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि 4 बॉल में जब 6 रन बना रहा है तो 1 बॉल का निकालेंगे, 6/4 करेंगे, फिर 10 बॉल का निकालेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आप निकल आएगा। तो ये कुछ पॉइंट भी आएगा। तो ये आपको एग्जाम्पल मैंने दिया कि ऐसे निकालना है आपको। तो वही दोस्तों यहाँ पर है कि जब 5% आपका कर घट रहा है तो इसमें कितना परिवर्तन आ रहा है? 250 रुपये आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 5% है वो दोस्तों 250 रुपये के बराबर है। किसी भी चीज़ में आप यहाँ पर 5% जब दोस्तों परिवर्तन करेंगे तो इसमें 2 रुपये में परिवर्तन होगा। कितना रुपये परिवर्तन होगा? 250 रुपये का होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो कितने निकालना है यहाँ पर आपको, एक बार क्वेश्चन। तो वस्तु का यहाँ पर आपको सूची मूल्य निकालना है। अब आपको पता है जो सूची मूल्य होता है आपका अंकित मूल्य होता है, जो आपका क्रय मूल्य होता है, कितने % पे होता है? 100% पर ही होता है। उसी में आपको उसी 100% में कुछ छूट दी जाती है, 10%, 5%, 2%। तो आपको टोटल ओवरऑल तो 100% ही होता है। जो आपका क्रय मूल्य होता है, अंकित मूल्य होता है, वास्तविक मूल्य होता है, सूची मूल्य होता है। तो वही दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 नंबर में कि जो आपका 5% है, मतलब कि जब आपकी किसी वस्तु में 5% कुछ लाभ या हानि हो रही है तो उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है? 250 रुपये का परिवर्तन हो रहा है। और वही दोस्तों जब 1% हो जाएगा तो 250/5 कर देंगे। और वही दोस्तों 100% होगा तो 5000 रुपये का परिवर्तन होगा। मतलब कि जब आपका वहाँ पर 100% टोटल होगा तब वहाँ पर 5000 रुपये होंगे, जब 100% होगा तब 5000 रुपये होंगे। अब आपको पता है 100% मतलब क्या होता है कि जो आपका क्रय मूल्य होता है कितने % होता है? 100% भी होता है। तो यहाँ पर 5000 रुपये आपका ये क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य, फिर सूची मूल्य, फिर वास्तविक मूल्य, फिर अंकित मूल्य हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन हो गए, वीडियो काफ़ी भी लंबा भी हो चुका है। तो देखिए 5 के बाद आगे जो क्वेश्चन है सभी दोस्तों आपको करा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप अभी बताइए कि आपको इतने में समझ में आया है, कितना नहीं आया है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी का अभी लाइक कर दीजिए। बिल्कुल दोस्तों आपका इजी चैप्टर है, सभी क्वेश्चन आपको ट्रिक से कराने वाला हूं। तो बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।